से दोबारा से मॉर्निंग न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा हम लोग 3-4 दिन पहले कर चुके हैं, दोबारा से इसको रिव्यू किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, एक स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू हम कुछ बातें करते हैं। तो साथियों, ये परिचय हमारा नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो जानते ही हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस डिजिटल प्रोग्राम में। और आज हम लोग जो बात करेंगे कि सुबह का जो पहला भोजन है हमारा, जो नाश्ता है, वो स्वास्थ्यवर्धक और पोषण वाला क्यों, और ना लेने से क्या समस्या हो सकती है, और इनको हम संतुलित कैसे, उनका बैलेंस कैसे। तो आइए उसके पहले कुछ और बातें जानते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जो बाजार है बहुत बड़ा है। अगर इसकी जानकारी ली जाए, इसके बारे में काम किया जाए, वर्क किया जाए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वाई हेल्थ वाई, हमें स्वास्थ्य की जरूरत क्यों है और अभी। तो ये कुछ कारण है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, ग्लोबली अगर देखा जाए, तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जो मार्केट है 500 प्लस ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। और ये मार्केट 5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो 12 प्लस ट्रिलियन डॉलर का है, जो 20% की ग्रोथ से बढ़। ठीक है, और इंडिया में करीब 65% डेथ जो होती हैं, वो लाइफ स्टाइल डिजीज जो होती है, हमारी जो जीवन शैली होती है, उसके कारण। ठीक है, तो आइए और बातें करते हैं कि वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है, हमारा सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी। तो देखा यह गया कि करीब 85% इंडियंस जो है, इसका हिंदी में है, हम वो भी दिखा देते हैं, सुबह का पोषण हमें क्यों जरूरी। देखा यह गया कि 85% भारतीय सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता होता है, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, वो नहीं ले पाते। ठीक है, और 80% भारतीय जो हैं, उन वो उनमें माइक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों की कमी बनी रही, जिससे क्या होता है कि जो है बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। और 70% भारतीयों को आंत और पाचन संबंधी समस्याएं हैं। आप देखेंगे 10 में से 7 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको पाचन की, या तो उनके लीवर में प्रॉब्लम है, पाचन समस्या, ये समस्याएं आम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सुबह का जो स्वास्थ्यवर्धक और पोषण वाला नाश्ता है, उसको करने की क्या फायदे। एक संतुलित पौष्टिक पहला भोजन किन किन चीजों में सहायक होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सुबह का अगर हम हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो पहला काम वो क्या करता है कि हमारे चयापचय की क्रियाओं को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारी बॉडी में ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है। और क्या करता है, ये तनाव और चिंता को कम करता है, और हड्डियों और दांतों को जो है सहायता करता है। और क्या करता है, अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, टिश्यू की मरम्मत करने और
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है, हमारे मसल्स को बनाए रखता है और नसों के फंक्शन में मदद करता है, हमारे पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाता है, हमारा पाचन स्वास्थ्य सही रखता है और एक स्वस्थ आंत में जो माइक्रोबायो होते हैं उनको बढ़ाता है और क्या करता है, रक्त उत्पादन में सहायता करता है और शरीर की सेल्स की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको सेफ रखता है, उनको सुरक्षित रखता है, उनकी सुरक्षा प्रदान। तो ये जो सुबह का हम मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, सुबह का स्वास्थ्य वर्धक जो नाश्ता लेते हैं, सुबह का स्वास्थ्य वर्धक जो पहला हम भोजन लेते हैं, अगर वो सही लेते हैं, स्वास्थ्य वर्धक लेते हैं, तो ये सारी चीजों में सहायक। तो आइए बात करते हैं कि वाई हेल्थ, वाई नाउ, हेल्थ की जरूरत हमें, हेल्थ की जरूरत हमें क्यों है और आज ही हमें इस बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्या वो अर्जेंसी है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें लगता है इसके बारे में हम एक दिन भी देरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए चर्चा, ठीक है। हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में हम लोग पहला भोजन क्या खाते, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, यानी आप कह सकते हैं हम पूरी रात का यानी 10-12 घंटों का एक उपवास तोड़ते हैं, ब्रेक तोड़ते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब रात भर हम भूखे रहते हैं और सुबह उठकर जो पहला भोजन लेते हैं वो ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। अब वो पहला भोजन हम क्या लेते हैं, कैसा लेते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो पहला जो सुबह का हम पहला भोजन कुछ इस तरीके से लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, सबकी अलग अलग एक्टिविटी। कुछ लोग तो कहते हैं सब बाथरूम नहीं उतरता, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, मतलब तमाम चीजें करते हैं। तो सुबह के नाश्ते की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता हम लेते हैं। कुछ लोग रोटी सब्जी लेते हैं, पराठा ले लेते हैं, कुछ लोग डोसा ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, शाम में अगर मोड़ा पाव ले लेते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग लेते हैं। सोचिए, सोचिए क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है, क्या ये हेल्दी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने देखी। अब इस स्लाइड में, लेकिन ये स्लाइड आप देखें, इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि साहब मैं तो हेल्दी फूड लेता हूँ, मैं तो हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। उनके लिए जवाब ये है, क्या आपको लगता है कि जो आप ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है, क्या इसमें सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, हमारे शरीर को ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को सुबह के पहले भोजन में मिलना चाहिए। अब हम सब के दिमाग में एक मिथ्या है, एक कह सकते हैं, ये वो है कि हम सब ये मानते हैं कि जो चीज हेल्दी है उसमें न्यूट्रिशन जरूर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। हेल्दी हो सकता है बट संपूर्ण पोषण वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं, तो क्या आप अपने पहले भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं? जी हाँ, सब लोग कोशिश करें उसे हम पौष्टिक बना सकते हैं। अब पहला जो हमारा भोजन होता है उसको पौष्टिक बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए प्रोटीन, उसमें होना चाहिए फाइबर, होना चाहिए विटामिन, होना चाहिए मिनरल्स, होना चाहिए गुड फैट, होना चाहिए। ये सब हमारे सुबह के भोजन में होना चाहिए, जिससे हमारा सुबह का भोजन न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाता है। अब सुबह के भोजन का समय हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 8 बजे 9 बजे हो सकता है, 7 बजे हो सकता है, किसी के लिए 10-11 बजे भी हो सकता है। सुबह हर आदमी का अलग अलग तरीके से ब्रेकफास्ट करता है और हर आदमी का अलग अलग समय होता है।
अब उसमें आप देखिए कि सारी चीजें मिल रही हैं तो ठीक है, नहीं मिल रही हैं अगर सुबह के जो भी ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, अगर ये देखिए उसमें ये सारी चीजें हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको जो है उसमें इन्वॉल्व। अब जो दूसरी स्लाइड है उसमें देखना है कि जो हमने खाया है, जो भी ब्रेकफास्ट हमने खाया सुबह का, उसमें जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सब उसकी उचित मात्रा है, जिस मात्रा में हमें चाहिए, जो हमारे प्रतिदिन की जरूरतें हैं, जो आरडीए रिकमेंडेड है, जो कि एक गाइडलाइन है जो सरकार ने जारी किया है। कम से कम इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर है, हर इंसान को हर रोज खाने हैं। सप्ताह में एक दो बार नहीं, सिर्फ रोज खाना है, और इसकी मात्रा भी संतुलित होनी चाहिए। अगर संतुलित मात्रा नहीं है तो भी वो संपूर्ण भोजन नहीं माना जाता। अब देखा जाए तो एक सवाल आप लोग अपने आप से करिए, या मैं अगर आप लोगों से सवाल करूं, क्या इंडिया न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन ले रहा है? क्या इंडिया पोषण वाला भोजन ले रहा है? हम सब अपने आप का उदाहरण ले ले तो सोचिए पूरे भारत में कितने लोग होंगे जो अपनी सुबह की भोजन की शुरुआत इसी तरीके से करते हैं। या तो भागते भागते नाश्ता कर लेते हैं, या कुछ लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में खा लेते हैं, और कुछ लोग तो सोचते कि नहीं, मैं सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट, दूध या टोस्ट, दूध या केला, और कुछ कुछ हम सब लोगों में इस तरह के भोजन के कारण न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही थी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमने दूध और केला ले लिया, दूध ब्रेड ले लिया, कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि मैं तो न्यूट्रिएंट्स वाला ले लिया, मैं तो ले लिया, हेल्दी ले लिया, लेकिन वो पोषण वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने तो हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया है, लेकिन उसे हम किस मात्रा में ले रहे हैं, तो कभी कभी उसी को संपूर्ण पूरक आहार समझ लेते हैं। वो पूरक आहार तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जो है पूरक आहार नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं, अगर संपूर्ण पूरक आहार नहीं लेते हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए उसका परिणाम क्या होता है, और चौंकाने वाला जो परिणाम है क्या है, जरा देखिए। 10 लोगों में से 8 लोगों में प्रोटीन की कमी है, यानी 80% लोगों में प्रोटीन की कमी है हिंदुस्तान के अंदर। और सरप्राइजिंग बात यह है कि उन 10 लोगों में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी, यानी 90% किसी भी चीज को, प्रोटीन के यानी 90% किसी भी चीज को सही करने की शुरुआत क्या होती है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सरप्राइजिंग डाटा क्या कह रहा है कि 10 में से 9 लोग ये मानकर चलते हैं कि नहीं, हमें कमी नहीं, हमारे अंदर कमी नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो फिट है, हम तो सुबह उठकर काम पर जाते हैं। प्रोटीन की कमी का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इसे हम रोजमर्रा की तरह मेजर नहीं कर सकते। रोजमर्रा की तरह जो है, हमें जैसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तो प्रोटीन की जो कमी है रोजमर्रा की तरह हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को आयरन की कमी हुई तो उसे हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो एनीमिया हो जाएगा, कोई सिम्टम्स तो आएगा, उसमें डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसकी दवा दे दे। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है कि काफी लंबे समय तक पता ही नहीं चलता, उसी कारण ये डेटा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और क्या है।
और सबसे दूसरी जो स्लाइड है, दूसरी स्टडी बोलती है कि 10 में से 7 लोग हिंदुस्तान में, उनको क्या है, डाइटरी फाइबर की जो प्रतिदिन के हिसाब से जरूरत होती है वो मिलता ही नहीं, वो नहीं ले पाते। आप सोचिए जरा, 10 में से 7 लोग यानी 70% लोगों को प्रतिदिन की बताई गई डाइटरी फाइबर वो नहीं ले पाते हैं, नहीं पूरा कर पाते हैं। और क्या होता है, और स्टडी बता रही है कि 10 में से 8 भारतीयों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मतलब विटामिन मिनरल्स। यहां तक कि डेटा ये बोलता है कि जो प्रतिदिन की विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, 70% लोग तो जरूरत है उसका 50% भी नहीं लेते हैं। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। मान लीजिए विटामिन डी हर आदमी को 60 mg रोज लेना है और हफ्ते में 1-2 बार नहीं, लेकिन सोचिए 70% लोग 30 mg रोज भी नहीं लेते हैं, तो क्या होगा हमारे शरीर का? हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। आइए और आगे देखते हैं क्या होता है मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है नहीं ले पाने से। अगर विटामिन डी की बात करें तो 4 लोगों में से 3 लोगों के अंदर, करीब करीब 75% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और हर दूसरे आदमी के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है। हर दूसरे आदमी को आप टच करेंगे तो पता चलेगा कि कैल्शियम की कमी है, और लंबे समय तक पता नहीं चलता जब तक कि कोई लक्षण दिखाई ना दे। ठीक है, आइए और देखते हैं और क्या सरप्राइजिंग डाटा है। अब ये देखिए, ये डेटा है कुछ महिलाओं के लिए। महिलाएं हमारे शरीर, हमारे परिवार, हमारे समाज का एक बहुत मजबूत पिलर होती हैं। तो पूरे परिवार का ख्याल रखते रखते कई बार देखा गया है कि वो खुद का ख्याल, अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं या कंप्रोमाइज कर लेती हैं, और हम सब पुरुष भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। 70 में से 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है। करीब करीब 50% यानी हर दूसरी महिला के अंदर आयरन की कमी है, और 10 में से 4 महिलाओं यानी 40% के अंदर कैल्शियम की कमी है। करीब 17% महिलाओं के अंदर विटामिन ए की कमी है। करीब 14% महिलाओं के अंदर आयोडीन की कमी है। ऐसे अनगिनत डेटा है जो यह बताते हैं कितनी सारी कमी है। क्या आपको लगता है कि केवल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पूरा करने पर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? यही लगता है, यही काफी है, तो इतना सब कर लेने से काफी है, इतना सब कर लेने से दूर हो जाएगा? तो नहीं, इसके आगे भी हमें कुछ करना है। आप जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अपनी जीवन शैली के बारे में क्या राय है? आपकी आप अपने जीवन में बहुत सारी दिनचर्या करते होंगे। आप लोग जैसे योगा, व्यायाम, जिम जाना, फिजिकल वर्कआउट करना इत्यादि, ये भी हमारे जो है जीवन शैली को भी हमें चेंज करना होगा अगर हमें अपने शरीर को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि आप स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं? क्या आप स्वस्थ जीवन शैली के उदाहरण कुछ दे सकते हैं? तो जैसे अभी मैंने बात किया, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, तो कुछ इस तरीके के लोग करते हैं। आइए और आगे चलते हैं। और सरप्राइजिंग डाटा क्या कह रहा है? गतिहीन रहना एक बीमारी है, फिजिकल एक्टिविटी ना करना एक बीमारी है। दुनिया भर के लोगों में जब अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि 4 लोगों में से 1 लोग यानी 25% लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं।
वो फिजिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं होते हैं। इनएक्टिव का मतलब सुबह उठे, अपना लेमन वाटर पिए, अपना नाश्ता दूध ब्रेड लिए, चाय लिए और अपने काम पर निकल गए। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस में खड़े हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे साहब मैं तो सुबह सुबह खेत में जाके काम कर लेता हूँ, मैं तो ऑफिस में इतना करता हूँ, मैं तो फील्ड वर्क करता हूँ। ठीक है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा व्यायाम आदि किए हुए अगर हम रहते हैं तो उसे 21वीं सदी की जीवन शैली की बीमारी कही जाती है। और इसी के कारण से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या कारण है बीमारियों के बढ़ने का? ठीक है, खराब खाने पीने की आदतें, पुअर फूड हैबिट। हमारे खाने का कोई रूटीन नहीं है, हमारे खाने का कोई समय नहीं है, हम क्या खा रहे हैं वो तय नहीं है, वो किस मात्रा में खा रहे हैं वो तय नहीं है। तो ये सब एक महत्वपूर्ण विषय है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, हमारे खाने पीने का एक रूटीन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमारे खाने में क्या होना चाहिए, ये सब जो है। और क्या कारण है बीमारियां बढ़ने का? आज के डेट में स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा लोग। अब आप अपना खुद देखिए कि आपका प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम कितना है। आप कहीं भी बैठकर, चाहे ऑफिस में हो या घर पे हो, स्क्रीन का समय क्या है आपका? आज के समय में हम सब का स्क्रीन टाइमिंग जो है फोन पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यह हमें स्क्रीनिंग टाइमिंग को कम करना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है तो। आइए और आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। भारत कम सोने वाला देश बनते जा रहा है, भारत बेचैन है। अगर हमारे सोने के समय में स्क्रीनिंग टाइमिंग, रात को देर रात तक सोशल मीडिया पर लगे रहना, सबसे ज्यादा युवा लोग, यंग यंग एज के लोग, आने वाले जनरेशन की बात की जाए तो 4 में से 3 लोग जो हैं 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सोचिए जरा कि कितना सरप्राइजिंग डाटा है कि 4 में से 3 लोग ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो यात्रा कर रहे हैं, अस्पताल में है या काम पर। ठीक है, 90% लोगों का स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नहीं सो पाते हैं। ठीक है, रात रात भर लोग लगे रहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, तमाम ऐसे जो है उस पे लगे रहते हैं मीडिया। ठीक है, तो अभी तक की जो कहानी है हम लोगों ने ये देखा, अब तक हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हम सब लोगों ने खुद अपने नाश्ते में देखा। प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा कमी थी। विटामिन, मिनरल्स की भी कमी थी। उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और लंबे समय के बाद आप पाएंगे, जब आप 20 या 30 साल के होते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्या जरूरत, हम तो अच्छा खा रहे हैं, शरीर यंग होता है, सही तरीके से काम करता है। लेकिन जब लंबे समय तक ये बुरी आदतें और पुअर डाइटरी हैबिट जो है लगातार रहती है, उस कारण से क्या होता है, बॉडी बॉडी में न्यूट्रिशन डिजीज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, आप में विटामिन
विटामिन डी की कमी होने लगेगी, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब की कमी होने लगेगी। ठीक है, और इन सब से क्या होगा कि आपके शरीर में इन कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि ऑफिस जा रहा हूँ, वही काफी काम हो जा रहा है, इतना काम तो ऑफिस में ही कर लेता हूँ। आपका कोई रूटीन नहीं है, फिर भी हमारी जीवन शैली की वजह से हमारी अच्छी नींद नहीं हो पा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये इन सब चीजों के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना। अब आइए और आगे चलते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि यह प्रभाव हमारी स्वास्थ्य शर्तों पर असर डालता है? इस तरह से हमारी और आपकी स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्लाइड में क्या प्रभाव। ठीक है, ये देखिए, 10 भारतीय लोगों में से 4 लोग मोटापे के शिकार, बीएमआई से कहीं ज्यादा उनका वजन है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह नंबर 5% की ग्रोथ से बढ़ रहा। अब कुछ लोग कहेंगे 5% का तो कोई ज्यादा जो है रेशियो नहीं, लेकिन यही रेशियो बढ़ता तो क्या होता है? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 5 से 7 सालों में हर दूसरा आदमी जो है वजन बढ़ने का शिकार हो जाएगा, यानी वजन उसका बढ़ जाएगा। यानी लगभग 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा? ठीक है, एक मेजर इफेक्ट जो दिख रहा है डब्ल्यूएचओ के एक सर्वे के अनुसार, 30 वर्ष से 79 वर्ष के जो लगभग 19 करोड़ लोग हैं, उनको हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। यह डब्ल्यूएचओ का डाटा है। और क्या होता है? 10 भारतीय में से 6 लोग यानी 60% लोग बैड कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल से सफर कर। और आगे डेटा क्या कह रहा है? 10 भारतीय में से 3 लोग यानी 30% लोग कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय संबंधी बीमारी के कारण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आगे क्या है? ये एक डेटा है 2019 का है। यहाँ देखिए, मधुमेह की संख्या 2019 तक करीब 7 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित थे। और ये डेटा बता रहा था कि 2019 में 7 करोड़ लोग और 2030 में यह डाटा करीब 10 करोड़ पहुंच जाएगा, 10 करोड़ लोग ग्रसित हो जाएंगे। और 2045 तक ये डाटा करीब 13 करोड़ लोग ग्रसित हो जाएंगे, 13 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा। और 2019 में फिर दूसरा डाटा देखिए क्या है। ये देखिए 2019 इसी स्टडी में क्या बताया गया था कि जो 7 करोड़ लोग जो ग्रसित थे, उसके अलावा 4 करोड़ लोग ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं और पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि उनको मधुमेह की बीमारी है। ये बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है 2019 का। और 2019 में लगभग 10 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई थी, जो मृत्यु हुई थी वो मधुमेह के रोगी। ठीक है, और यह देखा जाए तो करीब 8.9% के जो है ग्रोथ रेट से ये बढ़ रहा है। और आगे अगर बात करें, चौंकाने वाला डेटा ये कि हमने देखा कि 2030 तक 10 करोड़ लोग मधुमेह के रोगी हो जाएंगे। और अभी 2024 में लगभग 10 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रसित हैं।
2024 में जो आंकड़ा 2030 में होने वाला था, 2024 में वो आंकड़ा हो गया है कि 10 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रसित हो गए हैं और लगभग 11.4% लोग हमारे देश में मधुमेह रोग से पीड़ित हैं और 15.3% लोग हमारे देश में प्री डायबिटिक हैं। अगर ये दोनों को हम जोड़ दें तो हमारे देश में हर चौथा आदमी या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक। और चौंकाने वाली बात ये है कि प्री डायबिटिक 50 से 60% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अगर हम लोग ध्यान दे दें तो 50 से 60% लोगों को मधुमेह की बीमारी से हम उन्हें बचा सकते हैं। ये हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है, केवल बिजनेस ही नहीं, ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को अवेयर करना है, जानकारी देना है ताकि हम 50 से 60% लोगों को मधुमेह होने से बचा सकें। आइए और आगे चलते हैं, ठीक है। तो इन सब डाटा को देख करके फाइनल जो डेटा है कि नॉन कम्युनिकेशन की बीमारी, ये कौन सी बीमारी होती है? ये हमारे जीवन शैली की बीमारी होती है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। इसमें इंडिया के अंदर करीब 65% जो मृत्यु पिछले 3 दशकों में मधुमेह या उच्च रक्तचाप से हुई है, एक डेटा बता रहा है अपोलो हॉस्पिटल की जो वार्षिक रिपोर्ट है। सोचिए पिछले 3 दशकों में जो है इन बीमारियों के कारण लोग अपना जीवन खत्म कर चुके हैं, अपनी जीवन शैली के साथ समझौता कर, ठीक है। और आगे क्या? और यही नहीं, आप देखेंगे बोन हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो 10 भारतीयों में से 2 लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है, मतलब उनकी हड्डियां कमजोर हो जा रही हैं। लोग हड्डियां कमजोर हो जा रही हैं और 10 में से 5 लोग यानी 50% लोग ऑस्टियोपेनिया की बीमारी से पीड़ित हैं, ऑस्टियोपेनिया की बीमारी से ग्रसित है। ये है, ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो है हड्डी संबंधित विकार का कुछ विभाग है, वो एक सर्वे। और क्या है, 10 में से 2 लोगों को यानी करीब 20% जनता को कमजोर प्रतिरोधक क्षमता है, उनकी इम्यूनिटी वीक है। ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के साथ जी रहे हैं, इसलिए उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहे हैं, बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें दवाइयां लेने की जरूरत, ठीक है। और क्या होता है, ये देखिए भारत भावनाओं में ज्यादा है, भारत के जो लोग होते हैं ना वो भावनात्मक ज्यादा हो, ठीक है। जब भावनात्मक होते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? 10 में से 7 लोग जो हैं यानी 70% लोग, उनको क्या है, स्ट्रेस यानी तनाव की बीमारी है। आप देखेंगे कि पिछले पिछले कुछ सालों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है हमारे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कोविड के बाद बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है और 10 में से 8 लोग यानी 80% जो लोग हैं वो एंजाइटी, चिंता से ग्रसित हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये जो लोग हैं जल्दी किसी से अपनी तनाव और चिंता के बारे में बताते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, ठीक है। अब इन सब चीजों से आप देखिए कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, हमारी जीवन शैली पर क्या असर पड़ने वाला है, जीवन शैली की बीमारियों पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब बीमारियां आ जाती हैं तो उनको संतुलित करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, उनको प्रबंधन करने की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, कितनी लागत लगानी पड़ती है। तो आइए कुछ आंकड़ों से देखते हैं।
सबसे पहले क्या होता है, एक बहुत चौंकाने वाला डेटा है, आपको पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह इम्पैक्ट जो प्रभाव करता है वो इंडिविजुअल करता है, यानी व्यक्तिगत करता है, आप पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को भी लाइफ स्टाइल कंडीशन हो चुकी है तो सबसे पहले जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करेगी। पर्सनली अगर मुझे प्रभावित करेगी तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, मेरे इंस्पिरेशन प्रभावित होंगे, चिंता होगी, अवसाद होगा, गतिविधि हमारी प्रभावित होगी, हमारी बॉडी की एक्टिविटी प्रभावित होगी, गतिशीलता में कमी हो जाएगी, यानी हो सकता है चलने फिरने में दिक्कत हो, और लंबी उम्र भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सोचिए अगर ये सब बीमारियां रहती हैं तो केवल वो व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता है, और भी कौन से लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनका परिवार भी प्रभावित होता है। ये सब बीमारियां हो जाती हैं तो सोचिए आपका परिवार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में काम पर असर पड़ेगा, उसका तनाव होगा, परिवार को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, उनका समय आपके पीछे लगेगा जिस समय में कोई अच्छा काम कर सकते थे, और आपको एक भावनात्मक आघात लगेगा कि मैं तो बीमार हूँ, और कारण है कि सब लोग हमारे लिए परेशान हैं, हमारे लिए सब लोग दिक्कत, ठीक है, इस तरीके का एक भावनात्मक आपको आघात लगेगा। और क्या होगा, आपको पता है कि आज की तारीख में मतलब आर्थिक बोझ कि क्या क्या मतलब उस पर्सनल पे और परिवार क्या होगा, आर्थिक बोझ क्या हो जाए, उपचार की कितनी लागतें होती। आपको पता है कि आज की तारीख में अगर आप ओबीटी में भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो भी बिल 2-3 हजार के करीब बन जाता, मतलब सिर्फ जाकर दिखाने पर कि मुझे क्या समस्या हो गई है, कोई सीरियस बीमारी हो गई है, कार्डियोवास्कुलर बीमारी हो गई है, या एंजियोप्लास्टिक की बीमारी हो गई है, 1 से 2 लाख का खर्चा कम से कम आ जाता है। बाईपास सर्जरी का 3 लाख से 6 लाख का खर्चा आ जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंसर के जो मरीज हैं बेचारे इलाज नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिदिन प्रति साइकिल का जो खर्चा है 60 हजार से करीब 1 लाख तक रहता है। यही सेम डेटा किडनी की डायलिसिस का है, या कोई बड़ी बीमारी का यही हाल है, और ये खर्चा हम पर ही नहीं हमारी फैमिली पर पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप कमाई के अवसर को खो देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 60 वर्ष बाद मेरे जीवन के जो अवसर है वो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद कोई कंसल्टेंसी डाल दूं या कोई भी रोजगार करूं, मेरे पास सारा ज्ञान है, इतनी अच्छी जानकारी है, उनका प्रयोग कहीं ना कहीं करूं, या अपने गांव जाकर के खेती करूं, या गार्डनिंग करूं, बाग बगीचा लगाऊं, या कोई धार्मिक अवसर भी पसंद कर सकता हूं। अगर मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, तो मैं कर सकता हूँ। और मैं तो कहता हूँ अगर 60 वर्ष बाद यानी रिटायरमेंट से पहले ही कुछ समस्या आ गई तो वर्तमान में जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमारा प्रभावित हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्तमान भी डिस्टर्ब होगा, और आने वाला फ्यूचर भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अब इनको हम कैसे संतुलित करें, ठीक है, कैसे इन सब चीजों से बचें। तो अब हम लोगों को क्या करना क्या, हम लोग क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक अच्छी आदत बनानी है। ठीक है, अगर अच्छी आदत बनाते हैं तो जिसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, इन अच्छी आदतों से हमारी न्यूट्रिशियन
जो होगी, हमारी डाइट होगी, इनमें जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है, आदतें होंगी, ताकि ये सब गुड हैबिट में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, ताकि क्या होगा कि अगर ये सारी चीजें हम करेंगे तो क्या होगा, नो इसकी तरफ ना जाए, ठीक है, ये सब करते रहेंगे तो नो इसकी तरफ नहीं जाएंगे। नो इस क्या होता है, ये बीमारियां होने से पहले की कंडीशन होती है। और जब आपको लगता है कि आजकल मेरा पाचन प्रणाली थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, गैस बन रहा है, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो थकान हो जाती है, ये छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, ये नॉइज, ये हमारा शरीर हमें इंडिकेशन करता है, इशारा करता है, ये अलार्म क्लॉक, अगर ये सब हम फॉलो करेंगे तो नॉइज की तरफ नहीं जाएंगे, और नॉइज की तरफ नहीं जाएंगे तो हम नो डिजीज यानी बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टे अहेड ऑफ द डे एवरी डे, हर दिन दिन से आगे हमें रहना है। तो स्टे हेल्दी, और दिन में रोज मॉर्निंग न्यूट्रिशन से जुड़कर जो भी जानकारी ले रहे हैं, ये सब आप लोगों को जागरूक करने के लिए है कि हमारी आज की सिचुएशन क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, और भारत में डेटा किस तरह दिख रहा है, और उसका क्या प्रभाव होने वाला है। स्टे हेड एवरी डे हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम जो बोलते हैं, जो सारा वो है उसको साइन कहते हैं, साइन। कैसे हम हमारी सुबह की मॉर्निंग को साइन चमकदार, और हमें सुबह की मॉर्निंग को साइन करना है, चमकदार बनाना है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए इस साइन के पूरे एक एक अक्षर को, एक एक उसको जो है हम अलग अलग उसमें समझते हैं, ठीक है। तो पहले यस का मतलब है, होता है स्टार्ट एवरी डे विथ ग्रेटिट्यूड, यानी हम सब मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम कृतज्ञता धन्यवाद के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोगों का धन्यवाद करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, जो कुछ मिला है उसके लिए, सबसे पहले ये जीवन मिला, हम सबको यहाँ से हम लोग और बेहतर होंगे, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारा बिजनेस बेहतर होगा, हमारे मित्र और परिवार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब बेहतर होंगे। इस कृतज्ञता के साथ, इस धन्यवाद के साथ जो है, इस आशावाद के साथ में शुरुआत करनी, ठीक है। यच का मतलब क्या है, हैव योर न्यूट्रिशन, अपना पोषण ले, हमारा पोषण जो हमें रोज लेने हैं, जब भी हम घर से बाहर निकलें उससे पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि मैंने जो हमारी प्रतिदिन की जरूरत है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट, कि वह हमने ले ली है कि नहीं ले ली, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद शायद आप ना ले पाए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने साथ ये सब रख लेता हूँ और रास्ते में ऑफिस में ले लूं, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि सब कुछ रखा रह जाता है और हम नहीं ले पाते हैं। तो घर से निकलने से पहले ये सारी चीजें लेकर ही निकलें, ठीक है, ताकि पूरे दिन के लिए आप निश्चिंत रहें, पूरे दिन के लिए आपको जो है पोषण के लिए चिंता करने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो अब तीसरा जो है कि सुबह सुबह हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है कि मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए क्या चाहता हूँ, अपने प्रोफेशनल जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए किस तरह का भविष्य देखना चाहता हूँ। यानी आपको अपना गोल, लक्ष्य देखना है। अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप अपने आप को फेल करने का प्लान कर बना चुके हैं।
तो हर दिन हमें अपना गोल लक्ष्य बनाना है और उसे विजुलाइज होना है, उससे वास्तविक होते हुए देखना है। जैसे किसी ने अपना गोल लिया कि मैं जो 1 महीने में इतना किलो वजन कम करूंगा, फिर विजुलाइज करना कि मेरा इतना किलो वजन कम हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो रही है, विजुलाइज करना है। और चौथा जो पार्ट है, न्यू लर्न समथिंग न्यू, नया कुछ नया सीख। हम सबको अपना पढ़ने की एक अच्छी आदत बनानी चाहिए। हर आदमी अपने जीवन में जहां भी होता है, अपनी जानकारी और अपनी यादों की वजह से होता है। हर आदमी को महीने में कम से कम एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हम सब लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो मोटिवेशनल किताब हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद क्या करना है, हमें एक्सरसाइज प्रतिदिन करना है, फिजिकल एक्टिविटी प्रतिदिन करना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका साइकिलिंग हो सकता है, रेसिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो है वो आपको फिजिकल एक्टिविटी हमें डेली करना है, रोज करना है, प्रतिदिन करना है। तो आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम आते हैं अपने मेन उस पे। ओवर टू यू सर।